एक चीज मैं देख रहा हूँ कि RTX 5050 लैपटॉप्स के लिए लोग ज्यादा डिमांड कर रहे हैं। जब हमने Lenovo Log 5060 वाला किया था तो लोगों ने बोला ये 5050 वाला भी ले गया क्योंकि वो ज्यादा बजट में फॉल कर पाता है। बट Lenovo की वेबसाइट पे कस्टमाइजेशन ऐसी है कि भाई 5050 भी काफी ऊपर की रेंज में चला जाता है, लेकिन आपको सारी चीजें डिटेल में मैं बताऊंगा। एंड एक चीज मैं काफी सारी वीडियोस में बोल चुका हूं, इसमें भी बोल देता हूं कि जो 4060 था ना पिछली जनरेशन में, 5050 उसके आसपास खड़ा होता है। वैसे हमने आगे कंपैरिजन वगैरह के लिए कुछ बेंचमार्किंग वगैरह भी की है जो मैं आपको दिखाऊंगा। एंड जैसे कि Lenovo Log 5060 वाला हमने कर ही रखा है चैनल पे, तो सारी चीजें उस वीडियो में कवर्ड ऑलरेडी है। तो इसके अंदर हम सिर्फ स्पेसिफिकेशंस की और परफॉर्मेंस की बात करने वाले हैं, ऑब्वियसली गेम टेस्ट की बात करने वाले हैं। एंड देखते हैं लैपटॉप कैसा है, कहां कैसा स्टैंड करता है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, सब चीजें डिटेल में कवर करेंगे। और अगर आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब मार दो, लाइक मार दो, मैं वीडियो शुरू कर लेता हूं। और हाँ, एक चीज, ये जो वीडियो है Lenovo और Intel के साथ कोलैबोरेशन में बन रही है। वैसे जो करंट जनरेशन Lenovo Log है ना, वो 97,000 रुपीज के आसपास से शुरू हो जाता है। उसके अलावा मैक्सिमम 1,36,000 तक जाता है, जिसमें 5060 आपको मिलेगा। हमारे पास जो वेरिएंट है ये 1,22,000 रुपीज का है। वैसे 5050 वाले आप i5 के साथ भी बाय कर सकते हो जो 97,000 का है, और उससे ऊपर अगर आप i7 13 जनरेशन के लिए जाओगे तो 1,12,000 के आसपास भी आपको पड़ जाएगा। उसके अलावा भी काफी कस्टमाइजेशन है, जैसे Windows 11 Pro आप ले सकते हो, MS Office आपको सेलेक्ट करना है नहीं करना 2000 रुपीज में, रैम 1632 GB में सेलेक्ट कर सकते हो, स्टोरेज आप बढ़वा सकते हो, 1080p के अलावा WQHD डिस्प्ले चाहिए वो आप कर पाओगे। तो वो कस्टमाइजेशन Lenovo की वेबसाइट पे हो जाती है, जिससे आपकी प्राइसिंग ऊपर नीचे हो जाएगी अकॉर्डिंग टू योर बजट, यू कैन सेलेक्ट। और थोड़ी सी Lenovo Log की टेक्निकल बात है, इसके अंदर हमारे को लीजन कोल्ड फ्रंट हाइपर कूलिंग टेक्नोलॉजी मिलती है, जो इसको काफी ज्यादा लोड पे भी ठंडा रखती है, और टेंपरेचर्स वगैरह मैं गेमिंग में दिखाई दूंगा अभी। उसके अलावा इसके अंदर 24 जोन RGB कीबोर्ड मिलता है विद 1.6 mm की ट्रैवल, तो टाइपिंग एक्सपीरियंस बढ़िया रहता है। और कुछ वेरिएंट्स में सिंगल कलर बैकलाइट भी आता था, अब यहाँ 24 जोन मामला हो चुका है। कह रहा भैया FPS फुल चाहिए हमारे को, और डिस्प्ले वही है 100% sRGB वाली, जिसमें 1080p और क्वाड HD आप सेलेक्ट कर सकते हो। 5050 के लिए तो मेरे हिसाब से 1080p ठीक है, क्वाड HD आपको 5060 के लिए कहीं ना कहीं काम आ सकती है। और अच्छी चीज है, Lenovo Log के सारे वेरिएंट्स के अंदर 100% sRGB डिस्प्ले मिलती है। कंपटीशन देखे तो अभी भी कुछ ब्रांड्स 45% NTSC वाली डिस्प्ले दे रहे हैं गेमिंग लैपटॉप्स में। अब स्पेसिफिकेशन की बात कर लेते हैं। i7 14700HX वाला वेरिएंट है हमारे पास, जो हमारा 20 कोर्स 28 थ्रेड्स वाला प्रोसेसर है, 8 P कोर्स 12 E कोर्स है। P कोर्स हमारे परफॉर्मेंस कोर्स होते हैं, अगर आप परफॉर्मेंस सेंट्रिक टास्क कर रहे हो तो वो असाइन हो जाते हैं, और E कोर्स हमारे एफिशिएंट कोर्स होते हैं, जो लो पावर टास्क हो गए, कोई आप ब्राउजिंग कर रहे हो या कोई बैकएंड में एप्लीकेशन वगैरह खोलिए तो एफिशिएंट कोर्स को असाइन हो जाती है, जिससे आपका लैपटॉप काफी एफिशिएंटली काम कर पाता है, पावर ड्रॉप अपने हिसाब से मैनेज कर पाता है। और यही इंटेल का हाइब्रिड आर्किटेक्चर है। और हमारे पास जो वेरिएंट है इसके अंदर 16 GB रैम है, DDR5 5600 मेगा ट्रांसफर पर सेकंड स्पीड वाली सिंगल चैनल में रैम है। तो फ्यूचर में अगर अपग्रेड भी करना हो तो 32 में आप कर पाओगे विदाउट वेस्टिंग एनी स्टिक। और RTX 5050 GPU मिल जाएगा, 8 GB VRAM है, 100 W TGP के साथ ही आता है, और 1 TB Gen 4 SSD मिल जाएगी, जिसकी रीड एंड राइट स्पीड Gen 4 के हिसाब से बढ़िया है। और टोटल 2 SSD के स्लॉट्स मिलते हैं, जिसको आप फ्यूचर में चाहो तो अपग्रेड कर पाओगे। पर स्लॉट 2 TB तक मेरे हिसाब से हो जाना चाहिए। और हाँ, जो SSD स्लॉट है एक बड़ा 2280 साइज वाला है और एक छोटा 2242 साइज वाला है। और कनेक्टिविटी में Wi-Fi 6 एंड ब्लूटूथ वर्जन 5.2 इसके अंदर हमारे को मिलता है। वैसे 2025 स्टैंडर्ड्स के हिसाब से कम Wi-Fi 6E और ब्लूटूथ वर्जन 5.3 होना चाहिए था। इसके अंदर Wi-Fi ब्लूटूथ की पुरानी ही चिप लगी है। और हाँ, Lenovo AI इंजन LA1 AI चिप इसके अंदर है। ये एल्गोरिदम बेस्ड चिप है, जैसे आप सिस्टम को यूज करोगे वो ट्रेन होती जाएगी, और उसके हिसाब से आपका सिस्टम ट्यून होता जाएगा। आप ज्यादा प्रोडक्टिविटी कर रहे हो, आप ज्यादा गेमिंग कर रहे हो, किस टाइप की आप गेमिंग कर रहे हो, और ये जब आप लैपटॉप यूज करोगे तो टाइमली ही वो इंप्रूव होती है। और इसका कोई ऐसा टेस्ट वगैरह नहीं है। Lenovo वाले बोलते हैं भाई ऐसा कुछ ऐसा है, बाकी आप में से कोई पुराना Lenovo Log यूज कर रहा है उसके अंदर भी AI चिप थी, आपको कभी कुछ फील हुआ इसके बारे में? जैसा भी है मतलब मेरे को कमेंट करके बताना। और MS Office 2000 रुपीज का आपको ऐड करना हो कर लेना, आपकी मर्जी है। और हाँ, 3 मंथ्स का Xbox गेम पास अल्टीमेट आपको Lenovo लैपटॉप के साथ मिलता ही मिलता है। तो ऑन द गो 3 महीने तक आराम से गेमिंग करो, ज्यादा गेमिंग है ज्यादा पैसा वूसा खर्चने की जरूरत नहीं है। और अब तो Xbox क्लाउड गेमिंग भी आ चुकी है, तो वो भी आप कर सकते हो। मतलब अगर आपने इस लैपटॉप पे नहीं करनी, किसी और डिवाइस वगैरह पे करनी हो, वैसे Xbox क्लाउड गेमिंग के वीडियो डाल चुके हैं, एक बार देख लेना। अब थोड़ी परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। सबसे पहले CPU बेंचमार्क Cinebench 2024 के स्कोर आप देख सकते हो, मल्टी कोर एंड सिंगल कोर, एंड Cinebench R23 के स्कोर्स ये है, जिसके अंदर मल्टी कोर हमारा 24,000 प्लस, सिंगल कोर 2,000 प्लस। एंड इसी प्राइस के आसपास जो अदर प्रोसेसर्स फॉल करते हैं दूसरे लैपटॉप्स में, हमने साइड बाय साइड कंपेयर कर रखा है, पूरा ग्राफ वगैरह चेक कर सकते हो। हाँ, कुछ महंगे प्रोसेसर भी हैं इसके अंदर, i9 Ryzen 9 वगैरह जो 1.5 लाख तक जाता है, बट स्टिल यू विल गेट एन आइडिया कि कितने मल्टी कोर सिंगल कोर का डिफरेंस है। और Geekbench 6 का बेंचमार्क भी आप देख सकते हो CPU के लिए। और CPU मैं कहूंगा भाई बढ़िया CPU है, जो इस प्राइस पॉइंट पे आता है, मतलब 1 लाख 1.25 लाख के आसपास के लैपटॉप्स में आता है। सारे मल्टी थ्रेडेड टास्क बढ़िया कर सकते हो, लाइक कोडिंग वगैरह आपको करनी हो या म्यूजिक प्रोडक्शन वाले टास्क आपको करने हो, मल्टीटास्किंग में तो कोई दिक्कत है ही नहीं। और अगर AI की परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो
Geekbench 6 का AI वाला बेंचमार्क ये रहा आपके सामने। और हाँ, बेंचमार्क्स के नंबर कंपेयर करने हो ना तो एक प्राइस पॉइंट में कुछ ही लैपटॉप्स फॉल करते हैं, तो आप कंपेयर कर सकते हो हमारी दूसरी वीडियोस के कंपैरिजन में। और AI की परफॉर्मेंस के लिए DeepSeek R1 32 बिलियन पैरामीटर मॉडल रन किया हमने यूजिंग LM Studio, तो वो नहीं चला बिकॉज वो 32 GB रैम डिमांड करता है, जो 32 बिलियन पैरामीटर मॉडल है। और फिर हमने 8 बिलियन पैरामीटर मॉडल रन किया जिसकी आप टोकन इन्फॉर्मेशन एंड 43 सेकंड्स लगा उसका आउटकम आने में। और ये जो टाइम है CPU GPU रैम तीनों के कॉम्बिनेशन से होके चलता है बिकॉज लैपटॉप इज अ प्री बिल्ट मशीनरी। एंड ये हमारे हिसाब से हमारा एक मिनिमम बेंचमार्क है जो हम अपने लैपटॉप्स में करते हैं ताकि आप कंपेयर वगैरह कर पाओ, वरना दुनिया भर के AI मॉडल्स हैं, बहुत तरीके से हम टेस्ट कर सकते हैं, बट ये हमने एक मिनिमम क्राइटेरिया बना रखा है सो दैट यू कैन गेट टोकन इन्फॉर्मेशन टू कंपेयर विद अदर लैपटॉप्स। और हाँ, अगर आप डेटा साइंस वाले स्टूडेंट हो, CPU GPU कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। मैं तो कहता हूं मिनिमम i5 और अगर 3050 भी होता ना तो वो वाले काम आराम से हो जाते हैं, तो इसके अंदर भी आप आराम से कर पाओगे। जस्ट टारगेटिंग अलग अलग यूजर्स लोग पूछते हैं ना कमेंट सेक्शन में, तो मैं बता ही देता हूं। और 3D मॉडलिंग रेंडरिंग के लिए ब्लेंडर बेंचमार्क जिसका स्कोर 2800 प्लस जैसा 4060 का होता स्कोर वैसा ही 5050 से निकल के आता। और अगर गेम डेवलपमेंट आपको करनी है तो बिगिनर से लेके इंटरमीडिएट लेवल की आप इस लैपटॉप पे कर सकते हो। जितना गेम डेवलपर्स लोगों से मैंने सुना है, मैं गेम डेवलपर नहीं हूं तो मुझे इतना आइडिया नहीं है ग्राउंड रियलिटी का, क्योंकि जब बंदा उस पर काम करता है तभी प्रोजेक्ट वगैरह के बारे में पता लगता है ना, तो हो जाएगी। बट किस लेवल की कैसे होगी कुछ होगी टाइम स्टैम्प के साथ। गेम डेवलपर दोस्तों जरा अपना फीडबैक शेयर कर दो अकॉर्डिंग टू दिस मशीनरी। तो जब ये बात चल रही होगी नीचे टाइम स्टैम्प वाले कमेंट आ रहे होंगे, बहुत अच्छे लगते हैं भाई साहब। बाकी YouTube की ऐप में AI भी आ चुका है, आप AI से पूछ भी सकते हो इस वीडियो में हमने क्या क्या बातें करी हैं, तो उसके अंदर आपको रिवर्ट मिल जाएंगे विद द टाइम स्टैम्प, तो उसी सेगमेंट पे आप जा भी सकते हो। कमेंट करते रहना, एल्गोरिथम इधर उधर नहीं बिगड़ना चाहिए, यानी कि AI से पूछने के चक्कर में तुमने कमेंट करने बंद कर दिए, ना 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 ना, वो जरूरी है भाई साहब। और एडिटिंग एंड डिजाइनिंग के लिए Puget Bench फॉर फोटोशॉप जिसका स्कोर 6900 के आसपास, प्रीमियर प्रो 8700 के आसपास, DaVinci Resolve 6131। आफ्टर इफेक्ट्स वाला नहीं चला क्योंकि उसके लिए मिनिमम 18 GB रैम चाहिए होती है, बट ऐसा नहीं है इसमें चलेगा नहीं, बेंचमार्क नहीं निकाल पाए, बट आराम से आप इसके अंदर प्रोडक्टिविटी वाले सारे टास्क कर पाओगे भाई। 8 GB VRAM वाला GPU है, अच्छा खासा CPU है, रैम 16 है, फ्यूचर में चाहो तो 32 GB करा सकते हो, कोई दिक्कत क्रिएट नहीं करेगा। 4K 60 FPS की वीडियोस एडिट करनी हो, फोटोशॉप वगैरह किसी भी लेवल का चलाना हो, इवन कलर ग्रेडिंग वगैरह आपको करनी हो भाई, इसकी डिस्प्ले अच्छी है तो कलर ग्रेडिंग भी आप आराम से कर पाओगे। और GPU परफॉर्मेंस के लिए 3D Mark Time Spy जिसका टोटल स्कोर एंड CPU GPU स्कोर आप देख सकते हो, और Geekbench 6 का OpenCL स्कोर 90000 प्लस, वही जो 5050 की परफॉर्मेंस होती है, मतलब अच्छी परफॉर्मेंस निकाल के दे रहा है लैपटॉप। और VR Mark का बेंचमार्क भी निकाला 12400 के आसपास निकल गया, सुपर स्कोर है तो VR गेमिंग आप कर पाओगे। और ओवरऑल प्रोडक्टिविटी के लिए क्रॉस मार्क का बेंचमार्क निकाल दिया, इसके नंबर्स ये रहे अगर आपको कंपेयर करना हो। PC Mark 10 50 सीरीज के लैपटॉप्स में चल ही नहीं रहा, मतलब बहुत दिनों से दिक्कत कर रहा है, फ्यूचर में चलने लगेगा तो और लैपटॉप वीडियोस में कवर कर देंगे, बट अभी तक काफी लैपटॉप्स में नहीं चला। और अगर इसके GPU को साइड बाय साइड कंपेयर करते हैं, इस प्राइस पॉइंट के आसपास हमारे को 4060 भी मिलता है, 5050 हो गया हमारा, फिर 5060 भी है, तो अगर आप इसकी परफॉर्मेंस देखोगे तो काफी हद तक 4060 के आसपास वाली ही निकल के आती है। बाकी जो नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी मल्टी फ्रेम जनरेशन जो 50 सीरीज के साथ है वो हमारे को एक्स्ट्रा मिलेगी। वैसे हाँ, 50 सीरीज में क्या क्या मिलता है ना, इसके ऊपर भी हमने एक वीडियो बना रखी है, आप एक बार वो वाली वीडियो भी देख लेना कि 50 सीरीज से एक्चुअल बेनिफिट्स आपको क्या क्या मिलेंगे। और हाँ, एक्सट्रीम टेस्टिंग करनी बनती है भाई कि भाई लैपटॉप स्टेबल है या नहीं है। 100% लोड पे डाला CPU प्राइम 95 के थ्रू, मैक्सिमम टेंपरेचर 92 डिग्री तक गया, और भाई जो मैक्सिमम टेंपरेचर है उसके हिसाब से जो वॉटेज थी ना 157 वॉट की गई थी, लेकिन 80 वॉट का एवरेज मेंटेन कर गया था, टेंपरेचर्स भी 82 डिग्री तक ही गए थे, और क्लॉक स्पीड 5.4 एंड 2.4 गीगाहर्ट्ज, वो भी 1 घंटे के लोड में। एंड GPU को भी हमने फुल लोड पे डाला, 104 वॉट तक गया एक बारी के लिए, 82 डिग्री तक टेंपरेचर गया था, बट 81.7 का मेंटेन कर गया, 98.8 वॉट का एवरेज, तो लैपटॉप क्रैश नहीं हुआ, प्रॉपर्ली काम कर रहा था। और ये 1 घंटे का लगातार लोड है जो आप डालने भी नहीं वाले, और लैपटॉप यहाँ पे आराम से काम कर रहा था और थर्मल से ठीक ठाक मेंटेन कर रहा है। बट गेमिंग में क्या हाल है वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे वैलोरेंट टेस्ट कर रहे हैं, और जैसा इसका CPU है उसके हिसाब से हमारे को 350 to 400 अप्रॉक्स FPS मिल रहा है, मक्कल स्मूथ गेम प्ले। वैसे 144 हर्ट्ज की डिस्प्ले है लैपटॉप के अंदर, बट हाँ, एक्सटर्नल मॉनिटर वगैरह अगर आपको लगाना हो तो हाई सेटिंग्स पे वैलोरेंट 1080p पे आराम से आप खेल पाओगे। उसके बाद CS2 आ गया 1080p वेरी हाई सेटिंग्स, आराम से 150 एवरेज FPS हमारे को इसके अंदर मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आ गया एल्डन रिंग 1080p मैक्सिमम, रे ट्रेसिंग मैक्सिमम, और ये 60 FPS लॉक्ड गेम है, 60 FPS बढ़िया निकलवा देता है। 1% लोज में थोड़ा बहुत 5-7 FPS ऊपर नीचे हो सकता है, बट हाँ, आपको ऐसा कोई दिक्कत आएगी नहीं खेलने में। देन GTA 5 एनहांस्ड एडिशन, मैक्सिमम RT वाला प्रीसेट हमने सेट किया था, और भाई एवरेज 60 FPS के आसपास दिखा था, मतलब स्मूदर गेम प्ले। और ये जो एनहांस्ड एडिशन है काफी ज्यादा डिमांडिंग है, जब तक GTA 6 नहीं आता इसे रगड़ लेते हैं भाई, क्या करें। उसके बाद आ गया कॉल ऑफ ड्यूटी वॉरज़ोन 1080p एक्सट्रीम सेटिंग्स, एंड एवरेज यहाँ पे हमारे को 65 to 70 FPS के आसपास का मिल गया, जो कि एक्सट्रीम सेटिंग्स पे है। अगर आपको हायर फ्रेम रेट चाहिए, ई स्पोर्ट्स मतलब ऑब्वियसली आप खेल रहे हो, तो आप कम सेटिंग्स कर सकते हो। सो दिस इज जस्ट अ टेस्टिंग, ताकि आप दूसरे लैपटॉप से कंपेयर वगैरह कर पाओ, हम सबके अंदर सेम ही प्रीसेट रखते हैं। फिर आ गया RDR2 फेवर
सुपर क्वालिटी हाईएस्ट पॉसिबल सेटिंग्स जो होती हैं, DLSS एक तरफ ऑफ एक तरफ क्वालिटी पे, और एवरेज वही 75 to 80 के आसपास, वही 50-50 जैसी परफॉर्मेंस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद साइबरपंक अल्ट्रा सेटिंग्स 1080p DLSS ऑफ, रॉ परफॉर्मेंस वही एवरेज 70-75 FPS के आसपास, लेकिन फ्रेम जनरेशन लगा के तो वही तुम्हें पता ही है डबल हो जाते हैं 130-140 FPS। फिर हमने रे ट्रेसिंग को अल्ट्रा पे करा, वहां पे तो वही 25-30 FPS आते हैं, लेकिन वहीं पे अगर हम फ्रेम जनरेशन लगा दें तो वही डबल हो जाते हैं 80-85 FPS के आसपास। फिर आ गया हॉगवर्ट्स लेगेसी अल्ट्रा सेटिंग्स, रे ट्रेसिंग भी अल्ट्रा, रॉ परफॉर्मेंस ठीक ठाक ही थी 25-30 FPS के आसपास, लेकिन फ्रेम जनरेशन लगा के मक्खन आप 65 एवरेज FPS निकाल सकते हो। फिर असासिन्स क्रीड शैडोज हमने ट्राई किया, 25-30 FPS आ रहे थे, रे ट्रेसिंग वगैरह भी हाई करके वेरी हाई सेटिंग्स पे, DLSS ऑफ पे, बट DLSS लगा के 1080p पे आराम से आप इस गेम को 50 to 55-60 FPS तक खेल पाओगे, प्लेबल FPS है। द लास्ट ऑफ अस 2 वेरी हाई सेटिंग्स, यहाँ पे नॉर्मली भी प्लेबल FPS है 50 के आसपास, और फ्रेम जनरेशन लगा के तो 100 हो ही जाएंगे, डबल हो जाते हैं ना, वो 2x फ्रेम जनरेशन है। फिर आ गया घोस्ट ऑफ सुशीमा, वेरी हाई सेटिंग्स, DLSS ऑफ पे भी अच्छे FPS है 65 to 70, बट फ्रेम जनरेशन लगा लो तो डबल कर लो 130-135 भाई साहब। देन होराइजन फॉरबिडन वेस्ट, वेरी हाई सेटिंग्स, काफी डिमांडिंग गेम है ये, 60-65 एवरेज FPS मेंटेन कर पा रहा था, फ्रेम जनरेशन लगा के 100-120 FPS। और जो लोग अगर FPS किसी और लैपटॉप से कंपेयर कर रहे हैं जिसके अंदर क्वाड HD या WQXGA डिस्प्ले है, तो भाई ध्यान रखना रेजोल्यूशन या 1080p है। कहीं दिमाग में तुम्हारे आए भाई इसके FPS ज्यादा कैसे आ रहे हैं, कुछ भी है, रेजोल्यूशन बहुत मैटर करता है भाई। स्पाइडरमैन 2 टेस्ट किया, रॉ परफॉर्मेंस भी प्लेबल है 55 to 60 FPS, फ्रेम जनरेशन लगा के बढ़िया 85 to 90 FPS। फिर जैसे रे ट्रेसिंग को वेरी हाई पे गया, रॉ परफॉर्मेंस तो खत्म हो गई, इवन फ्रेम जनरेशन लगाने के बाद भी काफी फ्लक्चुएशन थी, एवरेज 40 FPS का था, बट कभी कभी गिर के वो 30-35 तक भी आ रहे थे, तो प्लेबल रहता नहीं है। चाहो तो सेटिंग्स गिरा के खेल सकते हो, बट वेरी हाई पे दिक्कत देगा। फिर हेलब्लेड 2 आ गया, वेरी हाई सेटिंग्स पे, रॉ परफॉर्मेंस ठीक ठाक ही है, लेकिन फ्रेम जनरेशन लगा के बढ़िया एवरेज 80 FPS मिल जाता है। और इसके अंदर मल्टी फ्रेम जनरेशन में टेस्ट कर रहा था, जैसे हम और लैपटॉप्स में भी करते हैं, तो इसमें तो भाई मल्टी 3x 4x में अंधाधुंध फ्रेम रेट। ये एक्सक्लूसिव है 50 सीरीज पे, जो हमारे को 40 सीरीज पे नहीं मिलती। उसके बाद ब्लैक मिथ वुकोंग, सिनेमैटिक, DLSS ऑफ, रे ट्रेसिंग ऑफ, 20 FPS के आसपास नॉर्मली, लेकिन फ्रेम जनरेशन लगा के अब आराम से 45 to 50 FPS निकाल सकते हो। बट जैसे रे ट्रेसिंग को वेरी हाई पे गया तो नॉर्मली तो अच्छे FPS नहीं आए, लेकिन हाँ फ्रेम जनरेशन लगा के 40 के आसपास आप निकाल पाओगे। फिर आ जाएगी मल्टी फ्रेम जनरेशन, जिसके अंदर तो भाई धुआंधार फ्रेम रेट हो जाते हैं 60 and 70 के आसपास 3x and 4x में, बट इन गेम्स में मैं रेकमेंड नहीं करता, बिकॉज इनपुट लैग काफी हो जाता है मल्टी फ्रेम जनरेशन की वजह से। फिर आ गया एलन वेक 2, यहाँ पे हाई सेटिंग्स पे नॉर्मली भी अच्छे FPS है, लेकिन फ्रेम जनरेशन लगा के तो बहुत ही तगड़े यहाँ पे, लेकिन रे ट्रेसिंग ऑफ है। रे ट्रेसिंग जैसे अल्ट्रा पे करता है ना, तो रॉ परफॉर्मेंस तो बहुत गिर जाती है, बट हाँ फ्रेम जनरेशन लगा के प्लेबल 35-40 FPS मिल जाते हैं। और उसी के अंदर अगर मल्टी फ्रेम जनरेशन आप लगाओगे तो वो तो भाई बहुत बढ़िया फ्रेम रेट आता है, और ये 50 सीरीज का फायदा भी है। और जो विजुअल लॉस पहले हो रहा था ना, जो टेक्सचर वगैरह आ रहे थे पुरानी वीडियोस में हमने कवर भी किया था, वो अब हमारे को नहीं मिलता। और लंबी गेमिंग करने के बाद सेंटर से 40-42 डिग्रीज के आसपास, राइट साइड से 35 to 37 डिग्रीज के आसपास, WASD के आसपास 35 to 37 डिग्रीज, और नीचे लेफ्ट साइड जहां पे आपकी रिस्ट आती है वहां से 31 डिग्रीज के आसपास। तो लैपटॉप इतना ऐसा गर्म फील नहीं होता लेफ्ट हैंड पे जहां से हम एक्चुअली गेमिंग करते हैं। बाकी जो चिपसेट वाला एरिया बस वो ही ज्यादा गर्म होता है सेंटर में से, जो कि ऑब्वियस भी है। और अगर कंक्लूड करते हैं इसकी गेमिंग को, तो 1080p के हिसाब से तो 50-50 ग्राफिक्स कार्ड हमारा बहुत बढ़िया है। वैसे पहले कुछ वीडियो में हमने इसको क्वाड HD पे भी टेस्ट किया था, बट वो ये फिर वो मल्टी फ्रेम जनरेशन वगैरह लगा के ज्यादा फायदा देता है। यहाँ पे 1080p इज द रिकमेंडेड रेजोल्यूशन। जिस गेम में बहुत ज्यादा FPS आ रहा है, तो चाहो तो आप क्वाड HD वगैरह पे खेल सकते हो, उससे आप आइडिया लगा ही लोगे। एंड हाँ, एक और सॉफ्टवेयर मिलता है लैपटॉप में, लीजन स्पेस करके। वेंटेज तो मिलता है जो बहुत वीडियोस में कवर कर रखा है, लीजन स्पेस के अंदर भी आप कस्टमाइजेशन कर सकते हो, जैसे आपने डिफरेंट मोड्स वगैरह हो गए, काफी डिफरेंट लुकिंग सॉफ्टवेयर है। इसके अंदर अपना एक इनका स्टोर भी है, आपकी गेमिंग की लाइब्रेरी एक जगह आ जाती है, और एक यहाँ पे नीचे गेमिंग जोन भी है। थोड़ी नई चीज थी, मैंने कहा चलो आपको बता देता हूँ। और इसके अंदर मक्स स्विच भी मिलता है, जिसके अंदर आप ग्राफिक्स मोड चेंज कर पाओगे, और चाहो तो अपने कीबोर्ड की RGB भी कस्टमाइज कर सकते हो। ये इसका वेबकैम टेस्ट है, और माइक भी लैपटॉप का यूज हो रहा है, एंड 1440p 30 FPS वाला वेबकैम है, और 30 FPS भी प्रॉपर 30 FPS है, वो ज्यादा जिटर वगैरह नहीं कर रहा, और लाइट कंट्रोल वगैरह भी सही है। बाकी क्वालिटी आप बताओ कमेंट करके कैसी लगी। वैसे इस प्राइस पॉइंट के आसपास यूजुअली गेमिंग लैपटॉप्स में 1080p वेबकैम ही हमारे को मिलता है। ये 1440p है, तो ये Lenovo ने सही करा। बट एक चीज जो है इनकी, वो है 60 वॉट की बैटरी। मेरे हिसाब से वो 80 या 90 वॉट हो जानी चाहिए थी 2025 के हिसाब से। बाकी आप अपना ओपिनियन भी शेयर करना कमेंट करके। तो ये था Lenovo Lock का पूरा रिव्यू, एंड जिस प्राइस पॉइंट पे लैपटॉप आता है, मुझे ऐसा जिसके अंदर कोई कमी फील नहीं होती अपार्ट फ्रॉम द बैटरी, जो है 60 वॉट। वैसे बैटरी बैकअप अगर जानना तो हमने 50-60 वाली वीडियो में बता रखा है, एक बार वो देख लेना। एंड अगर आप अपने लिए 50-50 वाला लैपटॉप देख रहे हो, तो 97,000 रुपीज के आसपास से i5 वाला वेरिएंट शुरू हो जाता है, वो चेक कर सकते हो। उसके अलावा फिर प्रोसेसर पावरफुल चाहिए तो i7 13 जनरेशन HX और 14 जनरेशन HX जो हमारे पास है, तो ये वाले वेरिएंट आ जाएंगे अप टू 1,22,000 रुपीज तक। उसके अलावा 100% sRGB डिस्प्ले है, 2 डेडिकेटेड SSD के स्लॉट हमारे को मिलते हैं, प्लस अगर आप 16GB रैम वाला भी मंगाते हो ना, तो उसके अंदर सिंगल चैनल में ही रैम आती है, तो आपके पास एक स्लॉट फ्री रहता है। 32GB ऑर्डर करोगे तो ऑब्वियसली डुअल चैनल में आएगी। बाकी आपके क्या थॉट्स है इस लैपटॉप के बारे में, मेरे को कमेंट करके बताओ। और हाँ, कुछ डेडिकेटेड कंपैरिजन चाहिए ना इस लैपटॉप का किसी और लैपटॉप से, तो मेरे को वो भी बता देना। मैं वैसे प्लान कर रहा हूँ बहुत सारे कंपैरिजन लैपटॉप के, तो आपका फीडबैक जरूर चाहिए कमेंट सेक्शन में। यहाँ तक आके तो लाइक शेयर सब्सक्राइब वगैरह नहीं मारोगे। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, अब तक के लिए बाय।